डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो मसले कश्मीर को हल करने में इंडिया और पाकिस्तान की मदद करेंगे। I said, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया एस्केलेशन और सूरत हाल, जिसके बारे में कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक फुल स्केल वॉर में बदल जाए, और जो सीज फायर के बावजूद अब भी काफी नाजुक और फ्रैजिल है, बहुत साल बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एहसास हुआ है कि कश्मीर के मसले को हल करना जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान पिछले 10 साल में कई बार एक फुल स्केल वॉर के बहुत करीब आ चुके हैं। हर बार बात कश्मीर से शुरू हुई। 1998 में होने वाले एटमी तजर्बों के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग सिर्फ इस खित्ते इन दो ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक और भी बड़ा खतरा बन गई है। इस पस मंजर में आज सहरबीन में हम एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस खित्ते में इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग से बचने के लिए मसले कश्मीर को हल करना क्यों जरूरी है। देखिए, सदर ट्रंप ने अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन के बारे में बात करते हुए कश्मीर का जिक्र किया है तो ये गलत भी नहीं। 1000 साल से न सही, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान पिछले 78 बरस में कश्मीर की वजह से कम 2 भरपूर जंगें लड़ चुके हैं। 1947 में बरसगीर की तकसीम और इंडिया और पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही माह बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी पहली जंग लड़ी। ये जंग 1948 में खत्म हुई और इसमें हजारों जानें गईं। 1965 में दोनों ममालिक ने कश्मीर पर अपनी दूसरी जंग लड़ी। एक बार फिर हजारों लोग हलाक हुए और फिर जनवरी 1966 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की सालिसी के जरिए होने वाले ताशकंद मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्क जंग में हासिल की गई जमीनें वापस करने और अपनी फौजें वापस बुलाने पर राजी हुए। इन दो भरपूर जंगों के अलावा 1998 के एटमी धमाकों के बाद 1999 में होने वाली महदूद कारगिल वॉर में भी भारी जानी नुकसान हुआ। उस वक्त भी एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खौफ हकीकत बनता नजर आ रहा था और अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएशन करके लड़ाई रुकवाई। कश्मीर के मसले की तारीख पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर एक तरफ पाकिस्तान मुसलसल कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया की कोशिश ये रही है कि वो इसे एक बैनुल अक़वामी मसला बनने से रोके। 2019 में इंडिया ने अपने आईन में तरमीम करके यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। कश्मीर का इंडिया के साथ इल्हाक इसी आर्टिकल के तहत हुआ था और ये कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत की बुनियाद था। इसे खत्म करके इंडिया ने यह पैगाम दिया कि कश्मीर इंडिया की किसी भी दूसरी रियासत की तरह ही है और कुछ नहीं। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला है और अमेरिका खित्ते में अमन चाहता है। उस वक्त ऐसा लगा कि पाकिस्तान की कोशिशें आखिरकार नाकाम हो गई हैं। फिर कुछ साल बाद पहलगाम में होने वाला शिद्दत पसंद हमला और फिर एक बार जंग के बादल, हलाकतें, न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा और कश्मीर एक बार फिर एक फ्लैश पॉइंट। ये एस्केलेशन फिलहाल तो रुक गई है, लेकिन दोनों तरफ से बयानात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सीज फायर बहुत नाजुक, बहुत फ्रैजाइल है और इस सब के दरमियान कश्मीर अब भी गैर यकीनी से दो चार है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले में 26 अफराद हलाक हुए। इसके बाद जहां एक तरफ इंडिया पाकिस्तान जंग के दहाने पर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में हुकूमती कार्रवाई में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। कई ऐसे रिहायशी मकानों को तबाह किया गया जिनके बारे में हुकूमत का कहना है कि ये शिद्दत पसंदों के खानदान वालों के घर थे और खित्ते में मजीद फौजें भेजी गईं। इनफैक्ट जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहे थे, उस दौरान भी कश्मीर में कई मकामात पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था। ऐसे में श्रीनगर में, कश्मीर में इस जंगबंदी के बाद इस वक्त किस तरह का माहौल है? बीबीसी के नामानिगार रियाज मसरूर श्रीनगर में है। गुज़िश्ता हफ्ते 4 रोज तक इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के दरमियान जो टेंशन थी, जो टकराव था, उससे यहाँ के लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन जब बिलाखिर सीज फायर हुआ तो उसके बाद ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी। यहाँ तक कि फ़्लाइट्स को भी ऑपरेट किया गया, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी क्लास वर्क रिज्यूम हुआ और अब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या ये सीज फायर होल्ड करता है या नहीं। हालांकि दिलचस्पी की बात यह भी है
कि सीज फायर के बाद पै दर पै 2 मुसल्लह झड़पें हुई जिसमें 6 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया। लेकिन जाहिर है 35 साल से यहाँ मुसल्लह झड़पें होती रही हैं, इसलिए सीज फायर के फौरन बाद झड़पों का होना आम लोगों में मामूल की बात है। लेकिन लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उन टॉक्स को देख रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत के दरमियान होती हैं, जिसमें सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनलाइज किया जा रहा है। लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ इस वक्त अमेरिकन इंटरवेंशन से बातचीत करवाने का दावा जो अमेरिकन सदर ट्रंप ने किया और कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान की सियासी क़यादत किसी न्यूट्रल प्लेस पर टॉक्स करें और अपने दरमियान जो उनकी गलतफहमियाँ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ज़ाहिर है इसमें इंडिया का रिएक्शन तो आया है, उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को मुस्तरद किया है, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती या सियासी सतह पर कोई बातचीत हो ताकि सरहदों पर भी सुकून लौट आए और वादी में भी अमन की फ़ज़ा बहाल हो जाए। तो कश्मीर का मसला आखिर है क्या? देखिए, कश्मीर की तारीख में जाएंगे तो बात काफ़ी फैल जाएगी, इसलिए बात की शुरुआत 1947 से करते हैं। उस वक्त कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा तो था, लेकिन एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट की हैसियत से। बरतानिया ने इसे करीब 100 साल पहले कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया था। खैर, बरसग़ीर की तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई, यानी हिंदू अक्सरियती इलाके इंडिया और मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, लेकिन इसका हुक्मरान हिंदू था, महाराजा हरी सिंह, जो आज़ाद रहना चाहते थे। हालांकि उस वक्त उनके खिलाफ कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में एक पॉपुलर मकामी तहरीक का आगाज़ हो चुका था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमले हुए, महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और आखिरकार इंडिया से इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पर पहली जंग थी। इंडिया ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया और इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कानूनी तौर पर इल्हाक होने के बावजूद इस मामले का हतमी फैसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के हवाले से कई करारदादें मंजूर की, जिनमें जंगबंदी, सीज़ फायर लाइन का क़याम और क्रूशली दोनों तरफ के कश्मीर से पहले पाकिस्तानी और फिर इंडियन फ़ौजों के इनखला और इसके बाद रायशुमारी की बात की गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कहा कि पहले सामने वाला अपनी फौज हटाए तब हम हटाएंगे, और बात यहीं अटक गई। रायशुमारी अब तक नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंग जैसी सूरत हाल के बाद क्या कश्मीर के मसले के किसी पायदार हल की जानिब बात जा सकती है? यही सवाल मैंने किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इख्तिदार से पूछा। जहाँ जहाँ से कॉलोनियल रजीम 20th सेंचुरी में ख़त्म हुई, वहाँ पे ऐसे डिवाइडेड बॉर्डर्स, डिवाइडेड पॉपुलेशंस वो एक हिस्सा रहे हैं और उनको सॉल्व करने की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लोगों ने ट्राई की हैं। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, वो ये है कि मसले को हल करने के लिए अमन ज़रूरी है। यानी कि बजाय कि हम ये कहें कि हल करने के बाद अमन आएगा, मसले का हल पुरअमन तरीके से ही हो सकता है। हल लेकिन क्या है? हल मेरा ख्याल है कि अभी तक रियली पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और इंडिया की हुकूमत ने भी हल की जो शक्ल इमेजिन की हुई है वो मुख्तलिफ है। और मेरी नज़र में हम जिस चीज़ को हल कह सकते हैं वो ये है कि कश्मीरियों के लिए क्या चीज़ हल होगी। खुदा न खास्ता हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर इस तरह का एक और शिद्दत पसंद हमला हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? इस किस्म की जंग का मसला ये होता है कि वन सिली और स्टूपिड मिस्टेक कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट रैमिफिकेशंस। यानी कि किसी की कोई छोटी सी गलती, किसी की कोई इंसानी गलती, कोई पायलट ने कोई गलती से कुछ एक जगह के बजाय दूसरी जगह कुछ कर दिया, उससे बात बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इस सिचुएशन पे जाने से पहले ही गुफ्तगू के लिए कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो सेटअप कर दिए जाएं। सो आई थिंक दैट वुड बी द वन मेन लर्निंग कि जो प्रोसीजर्स थे और जिनको डीएक्टिवेट किया गया है उनको दोबारा शुरू किया जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया ने सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल और पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद मुकम्मल तौर पर बंद करने और दीगर इक़दामात का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने जिन जवाबी इक़दामात का ऐलान किया उनमें शिमला एग्रीमेंट समेत तमाम बायलैटरल मुआहदों को मुअत्तल करना शामिल था। कश्मीर के तनाजुर में शिमला एग्रीमेंट बहुत अहम है।
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1971 की जंग के बाद तनाज़े को ख़त्म करने और मुस्तक़बिल में पुरअमन ताल्लुक़ात कायम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने से मुतल्लिक़ एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए जो शिमला एग्रीमेंट कहलाता है। वैसे तो इस एग्रीमेंट के बहुत सारे पहलू और तफसीलात हैं, लेकिन हम दोनों ममालिक के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर तक ही महदूद रहते हैं। शिमला मुआहिदे के पैराग्राफ 6 में कश्मीर को दोनों ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूट या तनाज़ा करार दिया गया। दोनों ममालिक के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दरमियान एक आर्जी सरहद यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इसी मुआहिदे के नतीजे में वजूद में आई। शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर का वाज़ेह तौर पर नाम लिए बगैर कहा गया कि दोनों ममालिक अपने तमाम हल तलब इशूज को बायलैटरली यानी किसी तीसरे मुल्क को शामिल किए बगैर आपस में तय करेंगे। इंडिया आज भी शिमला मुआहिदे के इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मसला कश्मीर कोई इंटरनेशनल नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक दो तरफा मसला है जिसमें किसी तीसरे मुल्क को एक सालिस की हैसियत से शरीक नहीं किया जा सकता। पहलगाम हमले और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद सीज फायर और मसला कश्मीर से मुतल्लिक सदर ट्रंप के बयानात, सीज फायर की कोशिशों में कई ममालिक के शामिल होने से ऐसा लगता है कि एक बार फिर कश्मीर का मसला किसी हद तक इंटरनेशनलाइज होता नजर आ रहा है। बहरहाल ये सब तारीखी हक़ाइक़ अपनी जगह, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कश्मीर में हालात खराब से खराब तर होते गए और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, कश्मीर में होने वाले वाक़यात के नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान में जंगें हुई या जंगों जैसी सूरत हाल पैदा हुई। तो इस तारीखी बैकग्राउंड में कश्मीर के मसले को हल या कम से कम एड्रेस किए बगैर क्या दोनों ममालिक में पायदार अमन मुमकिन है? ये जंग शुरू हुई पहलगाम के इशू से और उसकी जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अगर ये प्रूफ था और अगर उनके पास इंटेलिजेंस थी कि ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो वो बाहर लाते, पाकिस्तानी रियासत को डिस्क्रेडिट करते, FATF के रूल्स को अप्लाई करवाते। मुख्तलिफ तरीके थे इस बात को आगे ले जाने के और ये सारे पुरअमन तरीके थे, एक लिहाज से जंग के बगैर के तरीके थे। तो उसमें कश्मीर का क्या रोल है, कश्मीरियों का क्या रोल है, वो बिल्कुल साइड लाइन हो गया। तो ये अगर हम इस तरह से कहते हैं कि कश्मीर को एक प्लेटफॉर्म बना के, कश्मीर को एक रीजन बना के दोनों मुल्कों ने बैक एंड फोर्थ जंग को प्रैक्टिस किया है और इसकी एक लॉन्गर हिस्ट्री है, तो हालिया जंग को हम दोबारा ये देख सकते हैं कि कश्मीर के लोगों को फोरग्राउंड नहीं किया गया। इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान पर कश्मीर में मुदाखलत और बकौल उसके शिद्दत पसंद अनासर की पुष्ट पनाही का और कश्मीर और इंडिया के दीगर शहरों में होने वाले शिद्दत पसंद हमलों का इल्ज़ाम लगाया है, ख़ास तौर पर कश्मीर में मुसल्लह तहरीक के शुरू होने के बाद। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की तहरीक की हिमायत करने का दावा करते हुए उन्हें किसी भी तरह की अस्करी मदद देने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। तो पाकिस्तान की इस पॉलिसी और इक़दामात ने कश्मीर इशू को हल करने में कोई मदद की है या नुकसान पहुंचाया है? जब पाकिस्तानी हुकूमतों के पास ज़्यादा एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रावेस थी, डिप्लोमेटिक पावर थी कि वो इस इशू को दुनिया के नज़र के सामने लाते, मसलन जब अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की एज एन एलाई, पहली अफ़गान जंग में जनरल ज़िया के साथ, दूसरी अफ़गान वॉर में जनरल मुशर्रफ के साथ, वो मौके थे कि कश्मीर के इशू को उठाया जाता, उसको एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने लाया जाता और पाकिस्तानी हुकूमतों ने वो मौके ज़ाया किए। वैसे ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई। फरवरी 1999 में वज़ीर आज़म वाजपेयी का लाहौर आना और फिर लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन होना, उसके बाद जनरल मुशर्रफ का आगरा जाना और फिर उसके कई साल बाद इंडिया के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ के दरमियान कश्मीर से मुतल्लिक एक मुमकिना हल के करीब पहुँच जाना, जिसे मनमोहन मुशर्रफ फार्मूला कहा जाता है। ऐसे इक़दामात और वाक़यात हैं जिन्हें अमन की बड़ी कोशिशें करार दिया जा सकता है। मनमोहन मुशर्रफ फार्मूले को अब तक की सबसे बड़ी कोशिश समझा जाता है। वैसे तो ऑफिशियली दोनों ममालिक की जानिब से इसकी कोई तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन दोनों हुकूमतों में उस वक्त के आला ओहदेदारों ने अपनी किताबों में लिखा कि दोनों मुल्क कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंच गए थे। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में लिखा है कि इस फॉर्मूले में ये तय हुआ था कि दोनों मुल्क कश्मीर में अपनी अफवाज की तादाद में बड़ी कमी करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान अगर चाहें तो अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और गिलगित बल्तिस्तान को अपने अपने इंतज़ामी यूनिट्स बना सकेंगे। इंडिया कश्मीरियों पर दबाव कम करेगा और पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के खात्मे में अपना किरदार अदा करेगा।
دونوں کے زیر انتظام کشمیر میں سیلف گورننس ہوگی، دونوں کے درمیان کھلی آمد و رفت ہوگی، 15 سال تک اس فارمولے پر عمل ہوگا اور اس کے بعد اس کا ریویو ہوگا۔ اس فارمولے کی کوئی فکس ڈیٹ تو نہیں ہے کیونکہ یہ 2005، 6 اور 7 کے دوران ایوالو ہو رہا تھا، بات آگے بڑھ رہی تھی، لیکن پھر وکیلوں کی تحریک کے نتیجے میں مشرف کمزور ہو گئے اور انڈیا میں 2008 میں ممبئی حملے ہوئے اور سارا پروسیس ڈی ریل ہو گیا۔ تو ماضی میں دونوں کے درمیان حالات کو بہتر بنانے کی، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں ناکام کیوں ہوئیں؟ شارٹ آنسر آپ کے سوال کا یہ ہے کہ دونوں ممالک میں پولیٹیکل انٹرپرینیورز ہیں، پولیٹیکل گروپس اور انٹرسٹ ہیں جو کہ پیریوڈکلی کنسسٹنٹلی نہیں کر پاتے وہ، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین وہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کو دوسرے ملک کے مقابلے میں ابھار کے شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین حاصل کرتے ہیں۔ ان کا گین بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا لیکن وہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پاکستان کے کیس میں دس از دا رول دیٹ دا ملٹری ہیز پلیڈ۔ انڈیا کے اندر مختلف گورنمنٹس نے کہ تھوڑی بہت ویریشن رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے مودی رجیم کے انڈر پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ، یعنی کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کا لقب دے کے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے لیے بھی پولیٹیکلی فائدہ مند رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو بار بار ابھارا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو سوال پوچھا تھا کہ اس خطے میں ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ سے بچنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب کسی حد تک واضح ہے۔ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک ہزاروں جانیں گنوا چکے ہیں، جنگیں لڑ چکے ہیں، جنگوں کے قریب آتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا ایشو جس کی وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے مثبت تعلقات نہیں بنا سکتے جن سے دونوں ملکوں کو، ان کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس سب میں کشمیر کے عوام بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی، عدم اعتماد اور جنگوں کی سب سے بڑی قیمت ہر بار وہی چکاتے ہیں۔ پہلگام میں ہونے والے ایک شدت پسند حملے نے دونوں ملکوں کو ایک بار پھر جنگ کے بالکل قریب پہنچا دیا تھا، ایک ایسی جنگ جو ایک ایٹمی جنگ بھی بن سکتی تھی۔ یہ جنگ تو فی الحال ٹل گئی ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کیے بغیر جنگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔